आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम में जिसका नाम है रोज़गार से कामयाबी तक। रोज़गार से कामयाबी तक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम लगातार आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और आज इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बात करेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए किसी भी कंपनी में कंपनी कहाँ कितना कमाती है, कितना खर्च करती है, उसका तमाम हिसाब किताब किया जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, लेकिन उस पर मबनी एक पैकेज पहले हम आपको दिखा देते हैं जिसके ज़रिए आप जान पाएंगे कि आखिर ये फील्ड है क्या। किसी भी कंपनी की कामयाबी इस बात पर मुनहसिर करती है कि उस कंपनी में होने वाले अखराजात का हिसाब किताब कितने बेहतर ढंग से किया जा रहा है। कंपनी कहाँ खर्च करती है और कहाँ से मुनाफा कमाती है, इसी निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने वाला अहम शोबा है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। आमतौर पर कॉस्ट अकाउंटिंग को किसी भी कंपनी के मजमूई अखराजात के तौर पर समझा जाता है, लेकिन दीगर अहम कामों के साथ ही कंपनियों की कारोबारी पॉलिसीज को अमली जामा पहनाने में भी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेशेवरों का अहम रोल होता है। तारीखी नजरिए से देखें तो दूसरी जंग अजीम के दौरान सनती हलकों में कॉस्ट कटिंग के तस्वुर ने एक इकाई के तौर पर अपनी शनाख्त हासिल की। मुसलसल दिफाई ऑपरेशंस के चलते उस वक्त हुकूमतों को दिफाई खरीद की कीमत का पता लगाना मुश्किल हो गया था, जिसका हल निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का तस्वुर मंजर आम पर आया। आज के जदीद सनती दौर में कॉस्ट अकाउंटिंग वो बुनियाद है जिस पर कोई भी कारोबार खड़ा होता है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में बड़ी कंपनियों और दीगर तंजीमों को कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के ऐसे पेशेवरों की ज़रूरत होती है जिनके पास कारोबारी हिकमत अमली और खर्च को मुनज़्ज़म करके कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की ख़ास सलाहियत होती है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तालीम हासिल करने की बात करें तो हमारे मुल्क में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वो ख़ास इदारा है जो अपनी मियारी तालीम और ट्रेनिंग के ज़रिए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पेशेवरों को तैयार करता है। आज कॉस्ट अकाउंटेंट्स की सरकारी शोबों, प्राइवेट शोबों, बैंकिंग और माशी शोबों के साथ साथ सर्विसेज और पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर में काफ़ी मांग है। इसके अलावा अपनी खास सलाहियत और तजुर्बे की बुनियाद पर CMA पब्लिक और प्राइवेट शोबों की कंपनियों में आला ओहदों पर भी फाइज होते हैं। अगर आपको भी फाइनेंस में दिलचस्पी है तो वाकई में आप CMA बनकर अपने मुस्तकबिल को नई बुलंदी दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस पैकेज के ज़रिए आपने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में कुछ तो थोड़ा बहुत जान ही लिया होगा, लेकिन इस पर डिटेल के लिए आखिर क्या है इसमें करियर के इम्कानात, उसके बारे में जानने के लिए हम रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट का जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट्स के साथ। आज हम आपको कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करियर के बारे में अहम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से इसमें आप करियर बना सकते हैं, कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और इस पर ख़ास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ICMAI के CMA प्रेसिडेंट अश्विन कुमार जी। खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आगे बढ़ेंगे, आपसे सबसे पहले सवाल यही पूछना चाहूँगी कि इस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरह का रोल अदा करते हैं और किन किन फील्ड में उनकी ज़रूरत होती है। बेसिकली पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी क्या चीज़ है। मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू हुआ युद्ध की वजह से। सम कई लोगों के लिए ये सरप्राइज़ होगा, बट युद्ध के दौरान क्या हुआ कि पहले जो खपत होती थी हथियारों की वो अचानक बहुत बढ़ गई। उसी की वजह से सब कॉन्ट्रैक्टिंग या हम लोग बोलते हैं जॉब वर्क देना शुरू हुआ। और गवर्नमेंट के लिए आप कहीं पे भी जाओ तो एक बड़ा इशू रहता है कि भाई पैसा किस तरह से लागत पे की जाए। इसीलिए पहले से शुरू हुआ कि भाई आपका मटेरियल या माल सामान का खर्चा कितना हुआ, लोगों का खर्च मतलब आपके जो आपने लोगों को लगाया उसका खर्चा क्या हुआ और दूसरी लागत क्या हुई, उसके लिए फॉर्मल रिकॉर्ड्स बनने शुरू हुए। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बहुत सारे टेक्निकल वेपन्स भी यूज़ हुए, जैसे परमाणु बम से लेके बहुत सारी चीज़ें आई।
तो इसमें बहुत सारे नए प्रिंसिपल सीखने को मिले। और जब विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तब एक नया दौर चालू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण का, जिसमें जो प्रिंसिपल्स हमने युद्ध के दौरान सीखे थे उसको अप्लाई करना शुरू किया, और उसकी वजह से ये कॉस्टिंग इंडस्ट्रीज़ में आया। तो इंडस्ट्रीज अभी आज ऐसा है कि जो रोल है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता गया और टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई, तो सर्विसेज का भी एक व्याप बढ़ता गया। तो ये दोनों को मिला के हमें मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी हो गया, और इसके लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का जो प्रोफेशन है वो आज सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। जी, ये जो कोर्स आप करा रहे हैं इसमें क्या ज़रूरत है? जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे, वो किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं? क्या क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी हैं? एडमिशन के लिए हमारा सिंपल एक फास्ट रूट है। 12वीं के बाद में कोई भी बच्चा, फाउंडेशन कोर्स है हमारा, उसमें ज्वाइन हो सकता है। फाउंडेशन के बाद में हमारे 2 लेवल है, एक इंटरमीडिएट लेवल और एक फाइनल लेवल। अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट है तो वो अपने आप सीधा बिना फाउंडेशन कोर्स में जुड़ सकता है। उसके लिए उसको कॉमर्स स्ट्रीम में ही पास होना ज़रूरी नहीं है। वो साइंस ग्रेजुएट भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, या कोई आर्ट्स ग्रेजुएट भी हो सकता है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जी, मतलब किसी भी फील्ड से आके यहाँ एडमिशन लिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है आर्ट स्ट्रीम से हो या साइंस स्ट्रीम से या फिर कॉमर्स, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जी। और आगे इस फील्ड में क्या ऑप्शंस हैं करियर के, ग्रोथ के, क्या चांसेस बेसिकली हैं? एक बार आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए तो आप एक बार जैसे एक प्रोफेशनल बन गए, उसमें आपको प्रोफेशनल की जो स्किल सेट्स होते हैं कि आपके पास एक एनालिटिकल स्किल होनी है, सॉफ्ट स्किल होनी है, लोगों को कन्विंस करना है। आप एक एक्सपर्ट के हैसियत से कुछ कंक्लूजन लेते हो, लेकिन वो समझाना भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए उसके जो स्किल सेट होता है, उसी के लिए हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। और जो पास आउट होता है सीएमए बन के, उसके पास ये सब स्किल सेट होते हैं। उसके अलावा हमारी इंस्टीट्यूट उसका जो प्रोफेशन है उसको कंट्रोल भी करती है, सुपरवाइज भी करती है कि कोई अगर गलती करता है तो उसके लिए हमारे पास उसको सजा के प्रावधान भी रहते हैं। करियर के क्या ऑप्शंस हैं इसमें? आगे जाके करियर कहाँ बना सकते हैं स्टूडेंट्स? उसमें क्या chances हैं? करियर ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। एक बार अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने के बाद आप कोई भी संस्था में डेटा एनालिटिक्स लेके आप कॉस्ट कंट्रोलर बन सकते हो, या फिनेंशियल एक्सपर्ट भी होते हैं। बिकॉज हमारी जो करिकुलम है, हमारा जो कोर्स है, उसमें फिनेंस का भी पार्ट रहता है। तो फिनेंस, अकाउंटिंग, देन कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो सब उसको पढ़ाया जाता है। तो ही कैन वर्क एट एनी प्लेस इन दी कंपनी, और उनके पास एक जो इतना व्यापक नॉलेज होता है, इसी वजह से वो लीडर भी बन सकता है। सर, सीएमए बहुत अलग तरह का फील्ड है और इसमें रोज़गार के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि रोज़गार को लेके क्या क्या स्किल्स होने चाहिए लोगों में, आगे बढ़ने को लेकर क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या काबिलियत होनी चाहिए नौजवानों में कि इस फील्ड में वो कामयाब हो सके? सीएमए बनने के लिए आपको पहले तो आपका एक स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिटिक्स का पावर होना चाहिए। डिटेलिंग के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ के लिए आपको अंदर बहुत डीप तक जाना पड़ेगा। तीसरा जो है वो आपका एक एथिकल नॉर्म्स भी आपको मेहनत करना है। मैं आपको एथिकल नॉर्म्स की बात बताता हूँ। एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट व्हेन वी गो टू 2 ऑर्गेनाइजेशंस, वी नो एवरीथिंग इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम उसको कहीं शेयर कर देते हैं तो वो कभी शेयर नहीं करना चाहिए। वो एक एथिकल एक्सपेक्टेशंस है। जैसे डॉक्टर के पास दर्दी जाता है तो वो डॉक्टर दूसरे दर्दी की बात किसी और को नहीं बता सकता है। तो वही नॉर्म्स हमारे में भी होना ज़रूरी है।
और सीएमए के तौर पर करियर जो बच्चे बनाना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? पहले तो आपके पास एक एनालिटिकल पावर होना चाहिए, एक एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आप कोई भी चीज़ के अंदर डीप तक अंदर जाओगे, एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करोगे, और आपकी जो एक आपके पास सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए, और विश्व में जो भी चल रहा है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए साथ साथ में। नहीं तो आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। तो ये अगर है, और हम लोग हमारी इंस्टीट्यूट की ओर से इसके लिए आपको हमेशा अपडेट देते रहते हैं, तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार आप पास होने के बाद आप निकल गए और आपको कोई इनपुट नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप और प्रोग्राम्स करते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो सीएमए बन के प्रैक्टिस में है या जॉब में है उनके लिए भी ये प्रोग्राम्स होते हैं हमारे वहाँ पर। उसका लिए कंपलसरी अटेंडेंस भी है, आपको एक साल में नंबर ऑफ आवर्स कितने आपको करने हैं उसके लिए कंपल्सन भी है। जी, आपने कंपटीशन की बात की, इस फील्ड में बच्चों के लिए तो कंपटीशन है ही। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का कोर्स आपका इंस्टीट्यूट करा रहा है और इंडिया में कितने इंस्टीट्यूट है, आपको कितना कंपटीशन मिल रहा है? बेसिकली इंडिया में हमारा कंपटीशन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी पे नहीं है, इसीलिए कि हमारी जो क्रिएशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा हुई है। अपेरेंटली आपको लगेगा कि IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है और MBS जो है, दे ऑल्सो टॉक अबाउट, वो भी बात करते हैं कि वी आर मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वी आर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, बट उनके साथ हमारा डेफिनेटली इतना ये नहीं है, बिकॉज हमें जो गवर्नमेंट की ओर से जो सपोर्ट मिलता है स्टैट्यूटरी पार्ट पे, सर्टिफिकेशन अगर देना है या ये करना है, फॉर्मल तैयारी जो होती है हमारी विगरस रहती है। हाँ, उसमें और हमारे में एक डिफरेंस रहता है कि हमारा जो कोर्स है वो डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग वाला है कि आप कहीं से भी, कहीं भी कॉर्नर से आप कभी भी कर सकते हो, आपको कॉलेज जाने के लिए कंपल्सन नहीं है। ठीक है सर, आप कोर्स तो करा रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन से भी कोर्स करा रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट में आके भी बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इसके बाद आप कोई इंटर्नशिप देते हैं, कोई ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम है आपके पास? जी, हमारा डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग जो है वो सब्जेक्ट के लिए है। हमारे पास अगर कॉस्ट अकाउंटेंट्स बनने के बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। कोर्स जब आप कर रहे हो तब 15 महीने के लिए आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, और हम लोग बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स के भी प्रोग्राम कंपलसरी रखे हैं। हमारी इंस्टीट्यूट की ओर से SAP का भी एक मॉड्यूल है, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। तो आपको जब आप पढ़ाई करके बाहर निकलते हो तो आप मेरे ख्याल से इंडस्ट्री रेडी होते हो। सर, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर काफ़ी जानकारी आपसे हमें मिल चुकी है। आपसे आगे ये भी जानना चाहेंगे कि CA भी अकाउंट से जुड़ा हुआ करियर होता है और CMA की भी बात हो रही है, वो भी अकाउंट से जुड़ा है। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कोई सिमिलैरिटी भी है दोनों में? सिमिलैरिटीज़ भी है और डिफरेंस भी बड़ा है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी डॉक्टर होता है तो पहले MBBS होता है, बाद में वो स्पेशलाइजेशन करता है। तो CA का जो स्पेशलाइजेशन होता है वो मेनली डायरेक्ट टैक्सेस एंड अकाउंटेंसी पे होता है। फॉर एग्जांपल उनका जो प्रिपरेशन होता है, उनका जो सर्टिफिकेशन होता है, उनका पूरा जो एक वर्क होता है वो कंपनी एज ए होल के लिए अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते हैं। यहाँ पर मैं वही डॉक्टर की परिभाषा में बोलता हूँ कि अगर आपको MBBS बनने के बाद आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टेक्निकल एरियाज़ होते हैं, जैसे MD या सर्जरी, डॉक्टर ऑफ सर्जरी जो है MS है, वो गायनेक भी होता है, आई का भी होता है। उसी तरह से हमारे अकाउंटिंग में ये दोनों फील्ड है, लेकिन एक है अकाउंटिंग इन जनरल का एक्सपर्ट है, हमारा जो है मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे है। तो दोनों सही दिखते हैं बट डिफरेंट है, बट दोनों ने अकाउंटिंग का तो कोर्स पढ़ना ही है।
सर आपका जो इंस्टीट्यूट है ICMAI, ये कब शुरू हुआ था और ये जो फील्ड है इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे ज़रूरत महसूस हुई? सी, जो मैंने पहले बताया कि भाई हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो फील्ड है वो डेवलप हुआ वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो हमारा जो फर्स्ट पार्टनरशिप एक्ट के नीचे 1985 का जो पार्टनरशिप एक्ट था उसके नीचे एक हमारी पार्टनरशिप पहले बनी थी। एंड उसके बाद में 1944 में एक कंपनी हुई। लेकिन आज़ादी के बाद जब लगा कि भाई ये एक प्रोफेशन हमारे लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हिंदुस्तान पीछे लगा हुआ था, तो लगा तो 1959 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो उसकी वजह से ये इसका शुरुआत हुआ। और आज तक हम, और 2012 में इंस्टीट्यूट का नाम बदल के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट से बदल के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रखा गया था। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस इंस्टीट्यूट को लेकर आपके आने के बाद क्या चेंजेस हुए हैं, क्या कुछ नया जुड़ा है इसमें? वैसे तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रेसिडेंटशिप तो 1 साल की होती है। मेरे आने के बाद से पहले तो हमने रिसेंट पास में जो चेंजेस किए वो जानना बहुत ज़रूरी है। हमने 2 साल पहले हमारे जो सिलेबस था, जो पाठ्यक्रम था, वो हमने चेंज किया है और वो बड़े पैमाने में चेंज हुआ है। और अभी उसकी फर्स्ट एग्ज़ाम दिसंबर 23 से शुरू होगी। सर इस फील्ड में बच्चों की, स्टूडेंट्स की कितनी दिलचस्पी है, ये आपसे जानना चाहेंगे। क्या पिछले कुछ वक्त में दिलचस्पी बढ़ी है जिस तरह से कंपटीशन बढ़ा है? ये बात है, अभी हमारा जो इनफ्लो बढ़ रहा है, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो 30% बढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में। और अभी हमारा जो इनफ्लो है अराउंड 80,000 स्टूडेंट्स पर एनम नए स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं। और हमारा ओवरऑल स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो 5 लाख के करीब है। सर आपने बताया कि एक बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ से कोर्स करते हैं। सक्सेस रेट क्या है, कितने बच्चों को अच्छी जगह पर प्लेसमेंट मिल पा रहा है? सक्सेस रेट एग्जामिनेशन में हमारा टफ रहता है। हमारा जो रिज़ल्ट रहता है 10 से 15% के बीच में ही रहता है। बट हमारे कोर्स करने के बाद स्टूडेंट्स को जो जॉब प्लेसमेंट होता है वो बढ़िया रहता है। वी हैव गॉट ऑलमोस्ट ऑल कॉस्ट अकाउंटेंट्स एम्प्लॉयड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months। और दूसरा जो आप बोल रहे हो, हमारे जो मेंबर्स है वो आज कंपनीज़ में मैनेजिंग डायरेक्टर, CFO, कॉस्ट कंट्रोलर, इवन सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर्स की कई जगह पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोर्सेज आप चला रहे हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होती हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप करा रहे हैं, कितने तरह के कोर्स कराते हैं और क्या ड्यूरेशन होती है इनकी? हमारा जो मेन कोर्स है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, CMA जो कोर्स बोलते हैं वो है। उसके लिए एडमिशन होता है 12वीं के पास। अगर 12वीं के पास में हमारा एक फाउंडेशन कोर्स है, वो पास करने के बाद स्टूडेंट इंटरमीडिएट में ज्वाइन हो सकता है। हमारा जो कोर्स है वो तो बेसिकली 2 पार्ट्स में ही है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। अगर आपको जल्दी करना है स्टूडेंट्स को तो वो 12 के बाद में फाउंडेशन कोर्स कर सकता है और हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। नहीं तो हमारा कोर्स में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी रहता है। और ग्रेजुएशन के लिए कोई बाधा नहीं है, पर्सन कैन बी BA, BCom और फ्रॉम ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम। ठीक है सर, लेकिन जो इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन ले रहे हैं और जो ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए कोर्सेज में कोई डिफरेंस है, ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा या कुछ कम? हाँ, बेसिकली ये जो कोर्स है वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़म चाहता है। तो आपको पूरा दायरा जो होता है, हमारा बहुत बड़ा कोर्स का साइज़ जो होता है बड़ा होता है। तो देयर आर 16 पेपर्स। आपको एक्सपर्ट लेवल पे आने के लिए ये 16 पेपर्स के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में आप इंटरमीडिएट में 8 पेपर्स है, एम आई राइट? इंटरमीडिएट में 8 पेपर्स है
और फाइनल में भी 8 पेपर्स है। और अभी हमारा जो नया सिलेबस आ रहा है उसमें हमने इलेक्टिव पेपर्स भी रखे हैं, मतलब आपको कौन से पेपर चूज़ करना है वो आप कर सकते हो। किस महीने में आपके इस कोर्सेज के लिए फॉर्म निकाले जाते हैं? हमारा एडमिशन प्रोसेस में 2 बार, एक साल में 2 बार होता है, एक दिसंबर और दूसरा जून। तो दिसंबर और जून में फॉर्म निकाले जाते हैं, फिर एडमिशन में कितना टाइम लगता है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करने की आपकी क्या प्रक्रिया होती है? हमारा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे ही स्टूडेंट ऑनलाइन फ़ीस और फॉर्म भरता है तो उसको एडमिशन मिल सकता है। ऑफ कोर्स हमारी ओर से वेरिफिकेशन होता है, उनके जो क्रेडिडेंशियल उन्होंने जो बताए हैं उसका वेरिफिकेशन के बाद में इमीडिएटली उसको एडमिशन मिल जाता है। सर, एक और सवाल मेरे जहन में यहाँ पर उठा है, जो आप कोर्स कराते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिन पर आप ख़ास तौर पर फोकस करते हैं? हमारा जो प्रोफेशनल कोर्स में जो भी कोर्सेज सब्जेक्ट्स होते हैं वो सबके लिए आपको एक हाई लेवल का नॉलेज होना ज़रूरी है, इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है। हमारा जो फोकस रहता है फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, और आपको जो अभी जो नए जो सिलेबी में जो चलते हैं, नए जो एलिमेंट्स है उसके लिए भी आपको पूरा अभ्यास करना ज़रूरी होता है। तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो बच्चे करियर बनाना चाहते हैं सर, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या आपकी तरफ से मैसेज उन लोगों के लिए? देखो, ये प्रोफेशनल कोर्स है तो सबको समझना चाहिए कि हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा कि आपके पास एक डिटेलिंग के लिए एक कैपेसिटी होनी चाहिए, एनालिटिकल पावर होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए और आपके पास एक प्रोफेशनल एथिक्स भी होने चाहिए। ये मैं स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। सर, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया, बच्चों के करियर इसमें कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी है, और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में जानने के बाद चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसके ज़रिए हम आपको बताते हैं कि कहां कहां आप नौकरियां हासिल कर सकते हैं और किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद है आज की ये पेशकश आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे आपके मुस्तकबिल से जुड़े किसी और फील्ड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। क्या करना चाहते हो आगे? किरण को उसकी मंजिल मिल जाए, यही चाहता हूँ मैं। तुम्हारा बैंगलोर जाना बहुत जरूरी है। किरण के बाबूजी का एक्सीडेंट हुआ है, जो भी पहली फ्लाइट मिले तुम दोनों लेकर घर आ जाओ। मेरे हिसाब से किरण को ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। किरण बैंगलोर जाएगी, सेमिनार अटेंड करेगी। आज आप सब मुझसे बहुत दूर हो वीर जी, लेकिन शायद चांद आज मेरे बहुत नजदीक आ गया है। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो बाप के बुरे वक्त में बेटी उसका साथ ना दे। आज से हमारा रिश्ता खत्म।
देखिए जहां चांद रहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर।